फिर 3 अटेम्प्ट दिए मैंने और प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो पाया कि फैमिली वाले भी एक टाइम के बाद बोलने लग जाते कि भाई नहीं, कब तक ऐसा चलता रहेगा। मनी कभी मोटिवेटिंग फैक्टर रहा ही नहीं कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना नहीं, तो सेटिस्फेक्शन जरूर है। वो कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स रही हैं जिसमें आपको लगेगा कि अब मुझे दोबारा से वो कॉमन मिस्टेक्स नहीं करनी? तो फेलियर्स को आपने मतलब किस तरीके से लिया? वो फेज़ आपका मतलब उसके बाद आपने ओवरकम कैसे किया उस सिचुएशन से? 3 साल के बाद आपने प्रिपरेशन को दोबारा से स्टार्ट किया, जी। तो वो अप्रोच एक बार आप हमें बताएँ। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रही खासकर प्रीलिम्स को लेकर? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर अमित टॉक शो में। आज हम फिर लेकर आए हैं एक नई सफल कहानी। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं अंकित सांगवान, जिन्होंने हाल ही में हरियाणा ट्रेजरी ऑफिसर में एटीओ की पोस्ट पे टॉप रैंक हासिल की है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो अंकित सांगवान। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो कैसा रहा आपका ये जो मोमेंट है, जैसे रिजल्ट आया आपका क्या रिएक्शन था सबसे पहले? अच्छा रहा मैम। एक काफ़ी लंबी जर्नी थी और उस जर्नी के बाद अगर आपको अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो बहुत खुशी होती है। अंदर से होता है कि हाँ, फाइनली हो गया यू डिड इट। है। यू डिड इट। सो फैमिली भी खुश है, सब खुश हैं, तो अच्छा लग रहा है। फैमिली में कौन कौन है और अंकित जी कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैम मैं बिलोंग करता हूँ चरखी दादरी, प्रॉपर चरखी दादरी से ही। ओके। बचपन से यहीं रहा हूँ, यहीं बड़ा हुआ। अब मेरी फैमिली में है मेरे फादर, मदर, मेरी वाइफ एंड माई सिस्टर। हम 4 लोगों की फैमिली है। और बस दादरी यही मोस्टली, सब बचपन से लेके बड़ा दादरी का राउंड ही कंप्लीट हुआ। आपकी स्कूलिंग और एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। मेरी स्कूलिंग मैम 6th क्लास तक तो मैंने गीता निकेतन स्कूल से किया। 7th में मैंने डीपीएस भिवानी ज्वाइन किया था ओके। और वहाँ 10th कंप्लीट की। फिर 11th 12th मैंने चंडीगढ़ से कंप्लीट की और उसके बाद ग्रेजुएशन भी मैंने अपनी चंडीगढ़ से ही कंप्लीट की। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि ग्रेजुएशन में आपने सिविल इंजीनियरिंग की जी है चंडीगढ़ से, जी जी। और उसके अचानक बाद आपने मतलब चेंज किया ये सिविल सर्विसेज की सिविल, प्रिपरेशन वाला। उसके पीछे की भी कहानी मैम। बिल्कुल, पहले हम सुनना चाहेंगे अंकित जी। पहले मैंने ट्राई किया इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का। तो मैं उसके लिए बेसिक प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो उसमें मुझे नहीं लगा एफर्ट, क्योंकि एक तो इंजीनियरिंग लाइन में मेरे को स्टार्टिंग से ही नहीं जाना था। मैं थोड़ा सिविल सर्विसेज की तरफ टिल्टेड था कि नहीं, दिस इज़ मच मोर इंटरेस्टिंग और यहाँ पे डाइवर्सिफाइड फील्ड है। तो फिर मैंने उसको स्किप किया और 2019 में मैंने अपना सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की। पहला फेज़ मेरा 2019 से लेके 2022 तक रहा। फिर मैंने एक गैप, मतलब मुझे फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना पड़ा, टाइम सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से मुझे फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना पड़ा। और उसके बाद 2024 के एंड में मुझे मौका मिला दोबारा सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का। तो फिर मैं एकेडमी से जुड़ा फरवरी फैमिली में। बिजनेस आपका किस तरीके का है अंकित जी, मतलब मोस्टली मैम रियल एस्टेट बिजनेस है हमारा। तो जिसमें हम रजिस्टर्ड सोसाइटी बिल्ड करते हैं, उसमें प्लॉटिंग करते हैं और उनको सेल करते हैं। अभी जैसे आपने बताया 2019 से जो आपका फेज़ था, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो उसमें आपका यूपीएससी में प्रीलिम्स मींस कहाँ तक पहुँचे आप? मैम मैं प्रीलिम्स की स्टेज तक ही पहुंचा, क्योंकि 3 अटेम्प्ट दिए मैंने और प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो पाया। बेसिक, आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे समझ में आती है क्या मेरी कमी थी, कहाँ मैं लैग कर रहा था। बहुत सारी कमियाँ रही। एक तो गाइडेंस नहीं थी प्रॉपर, कुछ वो नहीं था कि आपको कोई रास्ता दिखाने वाला, आप कुछ भी पढ़ रहे हो। क्योंकि सिविल सर्विसेज में आप आते हो तो सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है बिल्कुल। और उसको अगर आप टेम नहीं कर पाते हो 70-80% तक, तो फिर वो फ़ायदे की चीज़ नहीं है। फिर आप बल्क अप कर देते हो चीज़ों को। एक ऐसी जर्नी है जिसमें आपके लिए एक मेंटर का होना बहुत ज़्यादा जी ज़रूरी है, जो आपको जी। गाइड करे, आपको ये भी बताए कि किस डायरेक्शन में आपको हाँ, अप्रोच करना है। तो बिल्कुल। अंकित जी, अभी 2019 से 2022 तक आपने डेडिकेटली वो टाइम दिया अपनी जी। प्रिपरेशन को। तो फेलियर्स को आपने मतलब किस तरीके से लिया? वो फेज़ आपका मतलब उसके बाद आपने ओवरकम कैसे किया उस सिचुएशन से? मैं मोस्टली फेलियर्स तो यही होते हैं कि इंसान को ब्रेक कर देते हैं। बिल्कुल। फिर आप बार बार ट्राई करते हो, फिर आप रह जाते हो, फिर ट्राई करते हो, फिर रह जाते हो। फिर पर दिमाग में तो यही चलता रहता है कि नहीं, इन द एंड आपको करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही है। इसलिए फिर इतना सब हुआ। फिर एक मैंने हरियाणा में अपना 2019 या 20 के आसपास नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम हुआ था। उसके लिए भी एक डेडिकेटेड रिगरस तैयारी की थी। उसमें मैं कुछ मार्क्स से रह गया था। ओके।
तो वो स्पेशल भर्ती थी और उसने सबसे ज़्यादा तोड़ा मुझे कि उसके लिए मैंने बहुत एफर्ट डाले थे, पर फिर भी हार नहीं माने, कंटिन्यू किया, कंटिन्यू। और 2022 में तो मुझे फैमिली की वजह से छोड़ना पड़ा। और छोड़ना अभी आपने बताया फैमिली की वजह से छोड़ना पड़ा। हम जब प्रिपरेशन में होते हैं तो खासकर सोसाइटी का जी। प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर भी होता जी। है। तो क्या आपने भी वो प्रेशर फेस किया है? जी बिल्कुल किया। 2022 में मोस्टली यही कारण रहा, क्योंकि फैमिली वाले भी एक टाइम के बाद बोलने लग जाते कि भाई नहीं, कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक ये उसमें है। पर नो डाउट उनका सपोर्ट, बहुत सपोर्ट रहा। मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी, मेरे पापा बहुत सपोर्टिंग थे। फिर मैंने भी फैसला लिया, कोई बात नहीं, एक बार ब्रेक लेते हैं और काम पे ध्यान देते हैं, क्योंकि काम तो साथ में कंटिन्यू था ही। तो मैंने सोचा कि नहीं, उसमें जाता हूँ। पर 1 डेढ़ साल के बाद मज़ा नहीं आया मुझे, नहीं ये करना है तो वहीं जाना है, टारगेट तो वही है। अपना रियल एस्टेट में अच्छा खासा जी। बिजनेस सेटअप करने के बाद भी हमें जी। ये रहता है कि सेटिस्फेक्शन नहीं है, सेटिस्फेक्शन हमें नहीं है। करना वही है। तो हाँ, तो बात ये थी कि मैम, मनी कभी मोटिवेटिंग फैक्टर रहा ही नहीं कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, नहीं, सेटिस्फेक्शन जरूरी है। सेटिस्फेक्शन वो तो जहाँ पर आपका दिमाग जाता है कि नहीं सिविल सर्विसेज में ही जाना है, उधर ही सेटिस्फेक्शन है, तो उस साइड फिर मैंने ट्राई जब किया। हमारे जो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें अंकित जी, जी। एक मैरिड पर्सन के लिए अगर वो अर्निंग पर्सन नहीं है तो जी। खासकर जो लाइफ पार्टनर होता है हम्म। उसकी तरफ से भी हमारे ऊपर प्रेशर होता है। तो उसमें आपकी वाइफ ने का क्या रोल रहा है इस जर्नी में? नहीं, मेरी वाइफ जैसे, हमारा एक थोड़ा सा रिलेशन था शादी से पहले भी। तो सी वॉज ऑलवेज लाइक कि नहीं, तुम्हारा पोटेंशियल वही है, तुम्हें वही करना है, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इधर भी। और कहीं ना कहीं मैं भी यही चाहता था, तो उनका तो बहुत सपोर्ट रहा। सी ऑलवेज स्टूड विद मी, और उन्होंने बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाया कि नहीं, तुम कर लोगे, मुझे तुम पे यकीन है, तुम कर लोगे। और जब आपको ये बैक करने वाला इंसान हो, खासकर मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट दिखाया कि नहीं, तुझे यही करना है, इधर ही जाना है, तू उन चक्करों में मत पड़। आप हैंडल कर सकते हाँ। हैं अगर फैमिली का पूरा हाँ। सपोर्ट सिस्टम आपके साथ में है। तो फिर वो चीज़ें दोबारा लाइन में आई, फिर मैंने अपने आप को फिर कि हाँ, जो पहले गलतियाँ की थी, जहाँ पहले कुछ लैग कर रहा था, वो सब अब निकाल के और एक तरीके से एक डायरेक्शन में फोकस करके अभी आपने और बताया वो कि करना कुछ है। गलतियां कॉमन मिस्टेक्स की जी। हैं। वो कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स रही हैं जिसमें आपको लगेगा कि अब मुझे दोबारा से वो कॉमन मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर हम्म। रहे हैं उनको ये अवॉइड करना चाहिए कॉमन मिस्टेक्स? कॉमन मिस्टेक्स तो एक सबसे बड़ी तो यही होती है कि एज एन एस्पिरेंट हम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पे रहते हैं कि सिलेबस पूरा हो जाए, सिलेबस पूरा हो जाए। एक्चुअली में सिलेबस कभी पूरा होता ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस है ही इतना बड़ा। नवास्ट। सबसे बड़ा जो मिस करते हैं हम, वो PYQs पे ध्यान नहीं देते कि एग्ज़ाम की प्रायोरिटी क्या है, एग्ज़ाम पूछ क्या रहा है, कहाँ जा रहा है। उसके अलावा हम सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, वहाँ से कंटेंट इकट्ठा कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ। पर बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि आप, मेरे पास जैसे हमारे 6 सब्जेक्ट थे प्री में, बेसिक GS के। तो मेरे पास हर सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर सोर्स था, सिर्फ एक ही सोर्स था, ओके। जिसको मैंने फाइनल किया था। और उनको मैंने इतनी बार रिवाइज कर दिया, इतनी बार कि वो पेज नंबर और वो मार्किंग मेरे दिमाग में ऐसे छप जाती छप अगर गई थी क्वेश्चन आ रहा होता। वो विजुअल्स आपके, वो मतलब ये। विजुअल्स। हाँ, तो वो बस उसी चीज़ ने इस बारी की, वो पिछली बारी, पहले क्या था कि मैं वेरियस सोर्सेज फॉलो कर रहा हूँ, उनमें भटक जा रहा हूँ, पर वो आउटपुट नहीं आ रहा एग्ज़ाम में। इस बारी यही चेंज किया, और मैं मोस्टली PYQ प्रैक्टिस, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे उतना बस आपकी इंट्यूशन डेवलप होती रहेगी और आप आगे बढ़ते 3 साल रहेंगे। के बाद आपने प्रिपरेशन को दोबारा से स्टार्ट जी। किया, तो वो अप्रोच एक बार आप हमें बताएं। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रही खासकर प्रीलिम्स को लेकर आपके? 3 साल के बाद मैम, पहली अपॉर्चुनिटी तो मुझे मिली थी HPSC असिस्टेंट इन्वायरमेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम था। ओके। तो वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, अब ये छोड़ के एक बार इधर ही ट्राई करते हैं। तो वहाँ से मैंने खुद, उनका एक यूनिक सिलेबस था एक्चुअली, उस सिलेबस का कोई कंटेंट भी नहीं था अगर हम पर्टिकुलर देखें तो। AI की मदद मैंने वहाँ से लेना स्टार्ट की। AI ने भी बहुत साथ दिया इस प्रिपरेशन जर्नी में। तो वहाँ से मैंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया और प्री को क्वालिफाई किया। बट पहले कभी मेंस दिया नहीं था AI के, उससे पहले। तो फिर मेंस में मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया, और साथ में एक बिजनेस वाला भी कर रहा था, तो वो टाइम नहीं मिला, और मेंस में मैं फेल हो गया उसमें। अभी आपने बताया कि मेंस जी। राइटिंग के लिए आपने प्रैक्टिस नहीं की थी, तो प्रैक्टिस टाइम नहीं की थी। मैनेजमेंट आपका काफ़ी इशू रहा। जी। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि मेंस राइटिंग में कैसे अप्रोच करनी चाहिए?
मीन्स राइटिंग मीन्स सिर्फ लिखने का है कि आप पेन उठाओ और लिखना शुरू करो। जितना आप लिखते जाओगे, जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे, उतना आप बेटर होते जाओगे। जैसे आपके पास एक डेफिनेट सिलेबस है, सिलेबस आपको पता है क्या है। हम्म। अगर आप सिविल सर्विसेज को उठा के देखेंगे तो उसमें भी सिलेबस सब मेंशन है। साथ में उसके 10 साल की पीवाईक्यूज हैं। हम्म। उनमें से आप थीम्स आइडेंटिफाई करो, हम्म। मेन मेन जो थीम्स हैं, और उन पे काम करना शुरू करो, और उनके 1 पेजर नोट्स बना के। जैसे हमारा ये एग्ज़ाम था, इसके मेंस में एक लिमिटेड सिलेबस था। उसका जैसे कैग की बुक का सिलेबस था, और हिंदी इंग्लिश नोटिंग ड्राफ्टिंग हो गया, ये था। ओके। तो उसके लिए पर्टिकुलरली मैंने 10-12 दिन में लगभग सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद बचती सिर्फ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना लिखते जाओगे। मैं डेली लगभग 1-1.5 महीना पूरे कंप्लीट 2 पेपर दे रहा था। उसमें मैंने चैट जीपीटी का भी यूज़ किया, जैसे, और हमारी एकेडमी की संपर्ण सीरीज थी, उसका भी इस्तेमाल किया। और वही जो प्रैक्टिस है, वही आपको रिजल्ट्स देगी एग्ज़ाम वाले टाइम पे। अभी आपने एकेडमी का बताया, तो एकेडमी जी। से आप कितने टाइम से जुड़े हुए हैं और किस तरीके से एकेडमी ने आपको गाइड किया, ये भी एकेडमी बताएं। में मैं बेसिकली, जब मैं एचपीएससी वो एई वाला एग्ज़ाम था, हम्म। उसका मेंस में फेल होने के बाद फरवरी 2025 में मैंने एकेडमी को ज्वाइन किया था। इसी रीजन से कि नहीं, एक डेडिकेटेड अटेम्प्ट देना है दिन है। किसी भी हाल में, और अच्छे से तैयारी करके, क्योंकि अब मुझे पता है मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ क्या, तो उन पे मैं काम कर सकता हूँ। तो फिर मैंने अभिमन्यु 2.0 बैच से ज्वाइनिंग किया अकेडमी को। और उसके बाद ये टीओ एटीओ का बैच आ गया, क्योंकि बीच में यही एग्ज़ाम आया था पहला, ओके। मेन जो एचपीएससी का एग्ज़ाम था। तो इसके लिए फिर मैंने डेडिकेटेड तैयारी की, और फिर इंटरव्यू हाँ, था। इंटरव्यू तक पहुँच के, और तो पाँच। इंटरव्यू में आपने किस तरीके से अप्रोच किया, और जो इंटरव्यू पैनल है वो आपका कैसा, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इंटरव्यू के दौरान, वो भी हमें बताएं। बेसिक तो ये था कि मैं एकेडमी में ही मॉक इंटरव्यू दिया था। ओके। तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली और आइडिया मिला कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, क्या मेरी कमी है, जिन पे जैसे करंट अफेयर्स का वही मुद्दा रहा, फिर से मैं लैग। तो फिर मैंने वो 3 महीने के करंट अफेयर्स तैयार किए, पर्टिकुलरली सारे, क्योंकि 10-15 दिन का हमें गैप मिला था। फिर मैं अमित सर से भी स्पेशली मिला, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा गाइड किया कि कैसे कैसे अप्रोच करना है, किस हिसाब से आपको चीज़ों को कंप्लीट करना है, क्या आपकी कमी है। हॉबीज़ पे मैंने काम किया। और ओवरऑल मेरा एक बहुत अच्छा बैलेंस इंटरव्यू रहा, जिसमें उन्होंने बेसिक हरियाणा जीके पे भी क्वेश्चन किए, अकाउंट्स पे भी क्वेश्चन किए, और मेरे जो रियल एस्टेट का बिजनेस है उस पे भी, फिर सिविल इंजीनियरिंग के भी कुछ उन्होंने क्वेश्चन किए। तो ओवरऑल अच्छा काफ़ी अच्छा। अच्छा रहा। अभी आपने बताया हॉबीज़ को लेकर, जी। आपकी बेसिकली अंकित जी हॉबी क्या है। जी, मेरी हॉबी है कुकिंग। कुकिंग, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग यस, एंड ऑल्सो मतलब यूनिक। कुकिंग गिव्स मी रिडेम्पशन, पीस ऑफ माइंड। जब भी मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ तो मैं अपना कुकिंग करना शुरू कर देता हूँ। और कुकिंग में बेसिकली आप क्या क्या बना लेते हैं। बेसिकली तो नॉर्थ इंडियन तो लगभग सभी फूड्स में बना लेता हूँ। कुकिंग की स्टार्टिंग मैम 2019 में हुई थी, जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ। ओके। वैसे उससे पहले भी मुझे थोड़ा थोड़ा था कि इंटरेस्ट। बच्चे बचपन से इंटरेस्ट था, पर कभी वो पर्टिकुलर उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। पर जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ तो फिर वहाँ से मैंने ऊपर फुल टाइम कुकिंग करना शुरू किया, क्योंकि एज एन एस्पिरेंट आपको वेरियस लिमिटेड सोर्सेज में सब, बट कभी वो फील नहीं हुआ कि नहीं ये बर्डन है, ये है, वो है। आपकी तो जर्नी जो फुल ऑफ डाउन अप एंड डाउन्स वाली रही जी। है अंकित जी। आपने प्रिपरेशन किया, फिर आपने अपने बिजनेस में, रियल एस्टेट वाले बिजनेस में सेटअप किया है, उसमें टाइम लगाया। जी। उसके बाद दोबारा से, तो जी। जो स्टूडेंट्स 2-3 साल प्रिपरेशन करते हैं बहुत ऑनेस्टली तरीके से, और जब हम्म। वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाते हैं तो वो छोड़ देते हैं, हम्म। उनके लिए आप क्या खास मैसेज देना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे। उनके लिए, देखो, एक कोई भी सीरियस एस्पिरेंट अगर वो तैयारी कर रहा है, मुझे ये लगता है कि वो उसके दिमाग में 24 घंटे वही चलता ही रहता है, कि क्योंकि आप उस फेज से निकल चुके हो, और आपको पता है कि आप कितने करीब हो, आप क्या कर सकते हो, क्या आपका टैलेंट है। पर आप फिर भी किसी कंडीशन से छोड़ देते हैं, कुछ कर देते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अगर अभी भी आप छोड़ने के बाद भी आपके मन में वो है ना कि नहीं, मुझे करना है, मुझे जाना ही है, तो फिर आपको कुछ नहीं रोक सकता। आप फिर से आओगे, और फिर से आप पढ़ना शुरू करोगे। उसमें बहुत सारे बैरियर, क्योंकि एक तो ब्रेक होने के बाद
दिमाग उतना फोकस नहीं रहता, कंसंट्रेट नहीं रहता, पर फिर वहाँ पे आपकी विल पावर काम विल करेगी पावर काम करेगी, कि आपका ट्रस्ट आपके हाँ, ऊपर आपके कितना ऊपर खुद पे। ट्रस्ट है। अब सब है, फैमिली भी है, सोसाइटी है, सब प्रेशर है कि नहीं दोबारा पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, अच्छा अपना काम पे ध्यान दो, सब उस पे ध्यान दो। पर नहीं, फिर खुद पे भरोसा फिर दिखाना पड़ेगा ना आपको कि और खासकर करना है। फैमिली सिस्टम अगर आपका जी। सपोर्टिव है तो उसमें जी। आपका। हाँ, उसमें फिर आपको काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। और जो अभी एचएस आ रहा है प्रीलिम्स जी। 26 अप्रैल को, जी। उसको उसकी प्रिपरेशन को लेकर क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपके? मेरी तो मैम बेसिक यही स्ट्रेटजी रही, वही अब मैं फॉलो कर रहा हूँ कि मेरे लिमिटेड सोर्स है। हर एक सब्जेक्ट का मेरा एक पर्टिकुलर सोर्स है जो मैंने आइडेंटिटी की, मुझे बस यही पढ़ना है। मैं उसी को बार बार मल्टीपल रिविजन्स करके और उसी अप्रोच को फॉलो करूँगा। अभी हम जब डिस्कशन कर रहे थे आपने बताया कि स्टार्टिंग में आपने करंट अफेयर्स को लेकर हम्म। बहुत ज़्यादा जी। टाइम जी। उसको दिया था, तो उसमें आपका एक बार बताएं। देखो मैम, मैं एज स्टार्टिंग फेज होता है ना, तो आपको लगता है आईएएस पता नहीं क्या चीज़ है, हम्म। आईएएस आईपीएस आईएफएस, उसके लिए आपको दुनिया भर का सब ज्ञान होना चाहिए। हम्म। पर ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आपको हर एक चीज़ का ज्ञान हो। हम्म। आप इन द एंड की एक लिमिटेड ही ज्ञान कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल। और जितना आप पढ़ते रहेंगे आपको यही लगेगा कि आप और छोटे हैं और आपको कम ज्ञान है, कम ज्ञान। तो करंट अफेयर्स का मुझे यही लगता है कि उनका जो स्कोप है वो बहुत वाइड है, उनकी कोई लिमिट नहीं है। आप उनको ठीक है, आप ऐसा भी नहीं है कि आप निगलेक्ट कर दो, हम्म। पर ऐसा नहीं है कि आप अपना दिन का 70-80% टाइम या फोकस सिर्फ करंट अफेयर्स पे लगा रहे हो। मेरे अनुसार या मेरी अप्रोच के अनुसार मुझे ये लगता है कि आपका जो पेपर है वो स्टैटिक क्लियर कराता है, स्टैटिक रिमेन्स द सेम। उसको आप जितना अच्छे से और पक्का कर लोगे ना, तो उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे। और ये चीज़ मुझे अभी सेकंड वाले फेज में समझ में आएगी। समझ में इट टेक्स टाइम, बट इट टेक्स एट द टाइम। एंड आपको समझ में आ ही जी। जाता है। जी। जो भी जी। दर्शक हमारा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे अंकित जी? मैसेज यही कन्वे करूँगा कि कभी हार नहीं माननी ज़िंदगी में। अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, पार्ट एंड पार्सल है। पर यू नो कि आपका क्या ड्रीम है और आपको क्या अचीव करना है, तो बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। खूबसूरत मंजिल ज़रूर है, तो रास्तों में थोड़ा सा मुश्किलें और जी। कठिनाइयाँ जी। ज़रूर जी। आएंगी। आपसे बात करके अंकित जी बहुत अच्छा लगा। जी मैम। और सेम है। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर एक अगले एपिसोड में एक नई सफल कहानी के साथ। धन्यवाद।